अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। आज क्रिकेट वर्ल्ड कप के अहम मैच में न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को शिकस्त देकर पाकिस्तानी अवाम को मजीद मायूस कर दिया है, क्योंकि वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने के लिए पाकिस्तान के चांसेस अब निहायत ही कम हो गए हैं और पाकिस्तान का परसों होने वाला मैच उसके वर्ल्ड कप का आखिरी मैच साबित हो सकता है, क्योंकि आज न्यूजीलैंड ने श्रीलंका की तरफ से दिया गया 172 रन का टारगेट सिर्फ 23.2 ओवर्स में पूरा कर लिया और पॉइंट्स टेबल पर अपनी चौथी पोजीशन मजबूत कर ली है, जिसकी वजह से अब पाकिस्तान और इंग्लैंड के मैच का इंहिसार सिर्फ पाकिस्तान की जीत पर नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़े टारगेट से इंग्लैंड को हराने पर है। परसों इंग्लैंड के खिलाफ अगर पाकिस्तान को पहले बैटिंग नहीं मिलती और अगर इंग्लैंड पहले बैटिंग करके पाकिस्तान को सिर्फ 150 रन का भी हदफ दे देता है, तो पाकिस्तान को यह हदफ 3.4 ओवर्स में यानी सिर्फ 22 गेंदों में पूरा करना होगा, जो कि नामुमकिन है। यानी अगर इंग्लैंड पहले बैटिंग करता है तो पाकिस्तान वैसे ही वर्ल्ड कप की रेस से बाहर हो जाएगा, लेकिन अगर पाकिस्तान को पहले बैटिंग मिलती है तो उसे 287 रन से इंग्लैंड को हराना होगा। यानी अगर पाकिस्तान 300 रन बनाता है तो इंग्लैंड को 13 रन पर आउट करना होगा, 400 रन बनाता है तो उसे इंग्लैंड को 113 रन पर आउट करना होगा, जबकि अफगानिस्तान को सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने के लिए साउथ अफ्रीका को और बड़ा टारगेट यानी कि 438 रन से हराना होगा। पूरी सूरत हाल पर बात करेंगे। साबिक क्रिकेटर सिकंदर बख्श और अब्दुल रज़ाक हमारे साथ मौजूद हैं। सिक्कू भाई, रज़ाक भाई, बड़ी तवक्को थी, श्रीलंका से तो नहीं थी, मौसम से थी कि बारिश हो जाएगी, जब बारिश हो जाएगी तो मैच एक एक पॉइंट मिल जाएगा, पाकिस्तान इंग्लैंड को हराएगा और सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा। वो नहीं हुआ। वो ना होने के बाद फिर थोड़ी सी श्रीलंका से तवक्को थी कि क्या पता अच्छा खेल लें, वो भी नहीं अच्छा खेले। पहले ही अगर मगर था, मगर अगर और बड़ा हो गया है, मगर भी और ज़्यादा बड़ा हो गया है। सिक्कू भाई, है कोई चांस कि अब पहुँच सके? अब ना ही समझे। देखिए, अब तो चांस ये रह गया कि हम कलकत्ता की जगह लाहौर पहुंचे हैं, उसके अलावा कोई चांस नहीं है। मगर ये बताइए कि क्या कोई दुनिया में कोई ऐसी टीम होती है कि जो वर्ल्ड कप इस तरह खेले कि बारिश हो जाए, अल्लाह करे दुआ कर लें, अल्लाह करे ये हो जाए, दुआएं कर लें, कुछ तावीज कर लें। सिक्कू भाई, 92 में भी ऐसे ही जीते थे, दुआएं कर करके, बारिश हो जाए, वो हार जाए, उससे हार जाए, ऐसा ही हुआ था। तो जो हम गलत तरीके से जीते ना, बारिश हो जाए 92 के अंदर, वो आज तक हमारे गले में फंसा हुआ है। तो आप ये बताइए कि जो दुनिया की जो टीमें वर्ल्ड कप जैसे इवेंट्स खेलने जाती हैं तो तैयारी के साथ जाती हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूं, 2019 के अंदर जब वर्ल्ड कप की तैयारी हो रही थी तो इंजमामी सेलेक्टर थे, तो उन्होंने सरफराज को घर भेज दिया था, जो कि कप्तान थे, कि आप कराची में घर में बैठे, हम टीम चलाएंगे। और वो सीरीज हम 5-0 हारे थे ऑस्ट्रेलिया से, जिसमें 200 किए थे रिजवान ने। उसको खिलाने के लिए आपने उसको घर भेज दिया। क्या आपने ये हरकत इस दफा क्यों नहीं की? आपको चाहिए था कि जो अफगानिस्तान की सीरीज थी, तैयारी के तौर पे बाबर को कहते आप रेस्ट करें, रिजवान को कहते आप रेस्ट करें, नए बच्चों को चांस दें। ना आपने साउथ शकील को उस वक्त खिलाया, ना आपने उसामा को खिलाया, ना आपने इब्रार को खिलाया, ना जमान खान को खिलाया, किसी को नहीं खिलाया। आपने तैयारी नहीं की। आपने सरफराज को तो घर भेजा था इंजमाम साहब ने, तो उन्होंने बाबर को क्यों नहीं बोला कि आप रेस्ट करें, अफगानिस्तान की सीरीज नए बच्चे खेलेंगे? ऐसी कोई तैयारी नहीं की। वर्ल्ड कप इस तरह नहीं खेले जाते सर कि आप जो है दुआओं के ऊपर, बारिश हो जाए, ये हो जाए और कोई गिर जाए, इस तरह नहीं होता वर्ल्ड कप। वर्ल्ड कप आपको परफॉर्मेंस से खेलना चाहिए। हमारी टीम की परफॉर्मेंस आपके सामने है, दूसरी टीमें कैसे खेल रही हैं वो भी आपके सामने। स्टैंडर्ड का बहुत बड़ा फर्क है, वो कहाँ खेल रहे हैं और हम कहाँ खेल रहे हैं। सिवाय एक मैच के जिसमें फखर ने 100 किए थे और उन्होंने 20 ओवर में हमें मैच जिता दिया, उसके अलावा बताइए कि कहीं हम अच्छा खेलें। और एक श्रीलंका के खिलाफ रन चेस किया था, उसके अलावा हम तो उस स्टैंडर्ड की क्रिकेट ही नहीं खेले। तो आई डोंट थिंक सो कि वी डिजर्व टू बी इन द सेमीफाइनल। रज़ाक भाई, अनफॉर्चुनेट ये होगा कि मुसलसल दूसरा वर्ल्ड कप होगा अगर पाकिस्तान ने इंग्लैंड को हरा दिया, कि हम रन रेट की बुनियाद पर बाहर हो जाएंगे, सेमीफाइनल में नहीं पहुंच पाएंगे। कहीं कोई दूर छोटी सी उम्मीद आपको नजर आ रही है, या कोई इम्कान ही नहीं है कि हम कोई इतने ज्यादा रन बना लें अगर हमें पहले बैटिंग मिल भी जाए कि हम और फिर इंग्लैंड को आउट कर लें? देखिए शाहजेब, मैं तो अगर आपने मेरे जितने प्रोग्राम अभी सुने हैं, देखे हैं, तो आपको याद होगा मैंने कहा कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान का मैच देके बैठेगा। और अफगानिस्तान के मैच के बाद, हारने के बाद, अगर मैं बाबर की जगह होता तो मैं यकीन माने कप्तानी छोड़ने के लिए तैयार हो जाता। मैं एज ए प्लेयर खेलूंगा, किसी को और कप्तान बना देते। हो सकता है कि पाकिस्तान के लिए, सेको पाकिस्तान के लिए ये मुझे स्टेप लेना पड़ता, पर हमारे में ये चीजें नहीं है, हमारी चीजें में ये नहीं पाई जाती चीजें। और सिक्कू भाई ने बिल्कुल ठीक कहा कि हमारी कोई तैयारी नहीं थी वर्ल्ड कप के लिए। हमने सिर्फ अपनी रैंकिंग को और अपने जो एक स्टैंडर्ड था हमारी अपनी परफॉर्मेंस का, उसको मेंटेन रखने के लिए हम क्रिकेट खेलते हैं। ना पाकिस्तान में प्लेयर कोई बनाते हैं, ना किसी को पॉलिश करते हैं, ना किसी को कॉन्फिडेंस देते हैं। आपने एक अच्छा प्लेयर इमाद वसीम की शक्ल में उसको आपने सिलेक्ट नहीं किया।
और इस तरह की चीजें हमने काफी की हैं और इस तरह की परफॉर्मेंस देने के बाद मगर रजा भाई, ये जो आपने कहा कि कप्तानी छोड़ देते, पहले इतना बड़ा क्राइसिस है जो माशाल्लाह हमारे ज़का अशरफ साहब हैं उन्होंने पैदा कर दिया। पहले प्रेस रिलीज दे दी, फिर कहा कि इंक्वायरी बिठा रहा हूं, फिर इंटरव्यू देने का उन्हें बड़ा शौक है, फिर चीफ सेलेक्टर ने रिजाइन कर दिया, उसका इस्तीफा कबूल हो रहा था, नहीं हो रहा था, फिर हो गया, उन्होंने जब इंटरव्यू दिया कप्तान भी कर देता रिजाइन। पहले कम मजाक बन रहा था हमारा और बनता, टीम में स्टेबिलिटी क्या रहनी थी? देखिए, बात मजाक की नहीं है, आपको बात हकीकत पे और सच्ची बात करनी चाहिए। सच्ची बात हमेशा कड़वी होती है और प्लेयर की अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। अगर मैं इस काबिल नहीं हूं कप्तानी करने में, तो मुझे फिर क्या जरूरत पड़ी है कप्तानी करने की? मुझे क्या जरूरत है कि अपनी दोस्ती निभाने की? ये जो क्रिकेट है ये आपको बताती है, और क्रिकेट ने आपको बताया कि आपकी जो भी आपने पिछले 3-4 साल जब कर रहे थे उसका रिजल्ट आपको ये मिला कि आप अफगानिस्तान के मैच के खिलाफ मैच हारे हैं, और अफगानिस्तान की टीम से आप मैच हारे हैं, वर्ल्ड कप का क्रूशल मैच जिसकी वजह से आपने सेमीफाइनल में पहुंचना था। और ये चीजें हमें शुरू से नजर आती आ रही हैं। हम फिर अगर मगर बारिश हो जाए, श्रीलंका हरा दे, न्यूजीलैंड के हाथ टूट जाए, न्यूजीलैंड का कप्तान अनफिट हो जाए, इस तरह की चीजें तो हम सोचते आ रहे हैं। इससे क्या फायदा होता मुझे पता है। अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच भी जाता तो आगे फिर इंडिया के साथ मैच था। तो अब इस परफॉर्मेंस से मुझे नहीं समझ लगती कि किस तरह हम सेटिस्फाई रह सकते हैं। मगर अगर प्लेयर हूं तो मुझे मगर सिकू भाई, कल जैसे जमामुल्ला कह रहे थे कि भाई देखें, अफगानिस्तान ने तो बहुत टफ टाइम दिया था, ऑस्ट्रेलिया को भी 7 आउट कर दिए थे 91 पे। वो तो मैक्सवेल ने हिस्ट्री की बेहतरीन इनिंग्स खेल ली, वरना अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया को भी हरा चुका होता। इस तरह हमने देखा कि नीदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया था। इसके अलावा इंग्लैंड बहुत सारे मैचेस हारा है, डिफेंडिंग चैंपियन है। तो वो कह रहे थे ऐसा नहीं कि सिर्फ हम ही हारे हैं, दूसरी टीमें भी हारी। ये देखो, ये इंजमाम जो ये बातें करते हैं ना, ये हमारा पाकिस्तानी स्टाइल है। हम अपने घर को नहीं देखते, दूसरों के घरों को देख रहे हैं कि उन्होंने भी वो हार गए थे तो वो भी तो हार गए थे, वो भी रह गए, इंग्लैंड रह गया, वो वर्ल्ड चैंपियन था। भाई उनको छोड़ो, आप अपनी बात करो ना। हम क्यों नहीं अच्छा परफॉर्म कर सके? हम तो ये बात कर रहे हैं, आपने 2019 के वर्ल्ड कप से पहले सरफराज जो कि कैप्टन था उसको घर भेज दिया था कि आप घर में बैठो, और अपनी मर्जी से खिलाया था। तो भाई आप इस दफा भी करते, बाबर को कहते आप घर में बैठे, हम नए बच्चों को ट्राई करेंगे, टीम बनाएंगे। मगर सिकू भाई, ऐसा लग रहा है कि आपने बिल्कुल ही रूल आउट कर दिया है कि कोई चांस ही नहीं है। फखर फॉर्म में है, कोई 450 रन बना लें, 150 पर आउट कर दें इंग्लैंड को, ऐसा कोई आपको इम्कान नहीं नजर आता? ये तो नहीं, किताबों की क्रिकेट हो सकती है, वो हमने खेलते थे ना बचपन में, किताब खोल के छक्का हो गया, चौका हो गया, वही खेल सकते। तो इस तरह की क्रिकेट ये थोड़ी हो सकता है कि आप उसको जो है एक इंग्लैंड जैसी टीम को आप जो है 150 में आउट कर दें। उसमें भी आपको 33 मतलब, और या हम 550 रन करें और फिर उनको 200 रन से हरा दें। मतलब इट्स नॉट दैट इजी। हाँ, हो भी सकता है क्रिकेट के अंदर, अगर वो कोई मोहल्ले की टीम हो और आपकी पाकिस्तान की टीम हो, मगर ये वो इंग्लैंड की टीम है, वो मजाक बात नहीं है। पिछले मैच में थोड़ा फॉर्म पिछले मैच में थोड़ा फॉर्म में आए, वरना आउट ऑफ फॉर्म ही रहे हैं, बुरी तरीके से हारे भी हैं, रन रेट भी बड़ा नेगेटिव है। बिल्कुल, मैं आपसे कह रहा हूं कि वर्ल्ड कप की तैयारी ऐसे नहीं होती। वर्ल्ड कप इस तरह नहीं खेला जाता जिस तरह हम खेलते हैं। हर वक्त दुआएं, हर वक्त बारिश हो जाए, हर वक्त ये हो जाए, किसी का चोट लग जाए तो हम अंदर पहुंच जाएं, ऐसा नहीं होता। आपको तैयारी करनी चाहिए थी। आपको पता था कि वर्ल्ड कप हो रहा है, सारे लड़के खेलने गए थे, कनाडा, अमेरिका और श्रीलंका। कोई T10 खेल रहा था, कोई T20 खेल रहा था। खेलना आपने वनडे क्रिकेट थी, ये कोई तैयारी भी आपकी? रज़ाक भाई, सारे लड़के पैसे बनाने में गए थे, क्रिकेट बोर्ड ने किसी को नहीं रोका। रज़ाक भाई, मैं तो चाह रहा था कि किसी तरह हफ्ते तक बेशक अनरियल ऑप्टिमिज्म हो, एक गैर हकीकी उम्मीद हो, मगर वो बहाल हो जाए। सिक्कू भाई तो बिल्कुल मूड में नहीं है वो देने के लिए, आप भी बिल्कुल मूड में नहीं है। देखिए, बात ये क्रिकेट बता रही है कि अब बड़ा मुश्किल हो गया, क्योंकि जिस तरह न्यूजीलैंड ने आज मैच खेला है, और देखिए ये होती है प्रेशर, ये होता है कि प्लान होता है। उन्होंने बिल्कुल आराम से इस टोटल को चेज किया, उनमें कोई जल्दी नहीं थी, उनका ये नहीं था। हाँ, अगर कोई मुसीबत पड़ती कि 15 ओवर में स्कोर करना है तो फिर जाके उनका नेट रन अच्छा होता, पर उन्होंने ऐसा कोई नजर ही नहीं आई, बॉडी लैंग्वेज नजर ही नहीं आई, बड़े आराम से चेज किया। और पाकिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल यही ऑप्शन थी, अगर आज बारिश होती या श्रीलंका जीत जाता तो फिर पाकिस्तान के चांसेस थे इंग्लैंड को हरा के। बहुत शुक्रिया जी 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 सिकू भाई। देखिए, जब वो मैच फखर वाला मैच था, वो बड़े जिसके अंदर हमने उसको 28 ओवर्स में खत्म करना था, उधर भी बाबर की गलती थी। उनको 1 डाउन आना ही नहीं चाहिए था। आपको जब आपने टारगेट कर लिया था कि हमने 28 ओवर में इसको खत्म करेंगे,
तो जब वो उस पोजीशन में आए खेलने के लिए, जब वो उसको अपनी जगह पे इफ्तिखार को भेजना था, उन्होंने 11 गेंदों पे शायद 8 रन किए, तो वहां से भी हमारा एवरेज गिरा है। भाई आपको पता था कि हमने 28 ओवर में मैच खत्म करना है, आप क्यों आ गए बैटिंग करने? आप तो सीधा खेलने वाले प्लेयर हो, आप दुनिया के सबसे अच्छे प्लेयर हो जो कि सीधा सीधा खेलता है, स्ट्रेट खेलता है, अच्छी क्रिकेट खेलता है। उधर तो मार धाड़ की जरूरत थी, आपको इफ्तिखार को भेजना चाहिए था। उधर भी आपने आ गए खुद और आपने आके बॉलें जाया की, उस बॉलें जाया करने से भी हमारा एवरेज गिरा है। आप पूछिएगा फैजान से जो कि वहाँ इंडिया में मौजूद है, रिपोर्टर्स हैं, हमें बार बार कह रहे हैं कि उससे भी हमारा एवरेज गिरा है। भाई आपको क्या जरूरत थी वहां पे 1 डाउन आने की? आपको इफ्तिखार को भेजना था, मैच जल्दी खत्म करते, आपकी एवरेज और भी अच्छी हो जाती। बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। इसराइल की पिछले 34 दिन से गजा में जारी है और वो किसी भी तौर पर जंग बंदी के लिए राजी नहीं हो रहा है, जिससे खित्ते में जंग फैलने के खदशात और इम्कानात अभी बरकरार हैं, क्योंकि मशरिक़ वुस्ता में अमरीकी फोर्सेस और ईरानी हिमायत याफ्ता तंजीमों के हमलों में अचानक तेज़ी देखने में आई है। सिर्फ कल एक दिन के अंदर ऐसे 3 वाक़यात हुए हैं। कल जहां एक तरफ अमरीकी फोर्सेस ने शाम में ईरानी अहदाफ को निशाना बनाया, तो दूसरी तरफ इराक में अमरीकी फोर्सेस के अड्डे पर ड्रोन हमले हुए और यमन में हूसियों ने अपने साहिल के करीब अमरीकी ड्रोन मार गिराया। और फिर यह खबर भी सामने आई है कि लबनान की हिजबुल्लाह के पास रूसी साख्ता ऐसे मिसाइल हैं जो मशरिक़ वुस्ता के समंदर में तैनात अमरीकी जंगी जहाज़ों को निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं और रेडार में भी नहीं आते हैं। इस खबर की तफसील भी आपके सामने रखेंगे, लेकिन पहले आपको बताएं कि कल इराक, शाम और यमन में होने वाले वाक़यात को जोड़कर जंग फैलने के खदशात से मुताल्लिक बरतानवी खबर रसा इदारे गार्डियन ने एक खबर शाया की है, जिसमें लिखा है कि अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने अपने बयान में कहा है कि अमरीकी फोर्सेस पर हालिया हमलों के जवाब में कल 2 अमरीकी F-15 तैयारों ने शाम में ये कार्रवाई अंजाम दी है। अगर ईरान की प्रॉक्सीज के अमरीकी फोर्सेस पर हमले जारी रहे तो अमरीका मजीद ज़रूरी इकदाम उठाने से नहीं हिचकिचाएगा। खबर के मुताबिक शाम के एक इदारे ने दावा किया है कि अमरीकी हमले में 9 अफराद मारे गए हैं, जिनका ताल्लुक ईरान की हिमायत याफ्ता तंजीमों से था। वाज़ेह रहे कि इस वक्त शाम में 900 अमरीकी फ़ौजी तैनात हैं, जबकि इराक में 2500 से ज़ायद अमरीकी फ़ौजी तैनात हैं। और ये खदशात बढ़ रहे हैं कि इसराइल और हमास का तनाज़ा पूरे मशरिक़ वुस्ता में फैल सकता है और अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर तैनात एहलकार हदफ बन सकते हैं। कल ही शुमाली इराक में अमरीकी फ़ौजी अड्डे पर ड्रोन हमला हुआ। इससे पहले बगदाद में अमरीकी सिफारत खाने पर मुमकिन हमले से मुताल्लिक सायरन बजाकर खबरदार किया गया था। ताहम ड्रोन हमले की जिम्मेदारी इराकी इस्लामी मज़ाहमती तंजीम ने कबूल कर ली है और उसने कहा है कि अमरीकी फ़ौजी अड्डे पर 2 ड्रोन हमले किए गए थे। इसके अलावा कल सुबह ईरान की हिमायत याफ्ता हूसी तहरीक ने यमन के करीब अमरीका का ड्रोन मार गिराया था। अहम बात यह है कि मशरिक़ वुस्ता में अमरीका के सिर्फ ज़मीनी अड्डे नहीं हैं, बल्कि अमरीकी फोर्सेस ने मशरिक़ वुस्ता के समंदरों में भी अड्डे बनाए हुए हैं। अमरीकी वॉरशिप्स समंदर में पेट्रोलिंग करते रहते हैं, जबकि हाल ही में अमरीका ने 2 बहरी बेड़े और एक ताकतवर तरीन जौहरी आबदोज भी तैनात कर दी है। लेकिन बैनुल-अक़वामी खबर रसा इदारे रॉयटर्स ने दावा किया है कि हिजबुल्लाह के पास रूसी साख्ता एंटी वॉरशिप मिसाइल हैं जो अमरीकी नेवी को नुकसान पहुंचाने की सलाहियत रखते हैं। रॉयटर्स के मुताबिक ज़राए ने बताया है कि हिजबुल्लाह के पास ताकतवर रूसी एंटी वॉरशिप्स मिसाइल मौजूद हैं जो अमरीकी जंगी जहाज़ों से निमटने से मुताल्लिक हिजबुल्लाह के सरबराह की धमकी को पूरा करने की सलाहियत रखते हैं। हसन नसरुल्लाह ने गुज़िश्ता हफ्ते वाशिंगटन को इशारा दिया था कि हिजबुल्लाह के पास खित्ते में तैनात अमरीकी समुद्री जहाज़ों के खिलाफ कुछ खास मौजूद है। हिजबुल्लाह के करीबी 2 ज़राए ने बताया है कि हसन नसरुल्लाह हिजबुल्लाह की एंटी वॉरशिप मिसाइल सलाहियतों का हवाला दे रहे थे जो बहुत ज़्यादा बेहतर हुई हैं और इसमें रूसी साख्ता या खूंत मिसाइल भी शामिल है, जिसकी रेंज 300 किलोमीटर यानी 186 मील है। अगर ये मिसाइल ज़मीन से फायर किया जाता है तो यह कम ऊंचाई से अपने हदफ तक पहुंचता है, यानी ज़मीन से 10 से 15 मीटर ऊंचाई से सफ़र करता हुआ टारगेट तक पहुंच जाता है, जिससे ये डिटेक्ट भी नहीं होता। मीडिया और तज्ज़ियाकार एक दहाई पहले इशारा दे रहे थे कि हिजबुल्लाह ने यह मिसाइल शाम में खाना जंगी के दौरान सदर बशारुल असद की मदद के लिए हासिल किया था। ताहम खुद हिजबुल्लाह ने कभी भी यह हथियार रखने की तस्दीक नहीं की है। रॉयटर्स के मुताबिक एक ज़राए ने मजीद बताया कि 2006 के बाद हिजबुल्लाह ने अपनी एंटी वॉरशिप सलाहियतों को बहुत बेहतर बनाया है। इसमें रूसी साख्ता या खूंत मिसाइल भी शामिल है और इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं। खित्ते में ताकत का यह तवाज़ुन है, मगर इसराइल रुकने को तैयार नहीं है, बल्कि आर्जी जंग बंदी की अमरीका की तजवीज़ को भी रद्द कर रहा है। मगर फिर भी अमरीका जोर लगा रहा है कि इसराइल 3 दिन की जंग बंदी के लिए राजी हो जाए और बदले में कुछ यरगमाली रिहा हो जाएं, जिनमें अमरीकी यरगमाली भी शामिल हो। अमरीकी सदर और अमरीकी वजीर खारजा मुसलसल इसराइली वजीर आजम से इस हवाले से बात करते रहे हैं। कतर में मुज़ाकरात जारी हैं। खुद अमरीकी खुफिया एजेंसी CIA के चीफ विलियम बर्न्स कतर पहुंचे हुए हैं। अहम बात यह है कि विलियम बर्न्स
CIA चीफ बनने से पहले मशरिक़ वस्ता में सिफारती खिदमात अंजाम दे चुके हैं और काफ़ी असर रसूख रखते हैं। रॉयटर्स के मुताबिक दोहा में कतरी वज़ीर आज़म, CIA के चीफ और इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के सरबराह की अहम मुलाकात हुई है, जिसमें यरगमालियों की बाजियाबी और जंग में वक्फे से मुताल्लिक बातचीत की गई है। इस खबर की बुनियाद पर तवक्को की जा रही है कि तीनों फरीकैन की इस मीटिंग के नतीजे में यरगमालियों की बाजियाबी का अमल तेज़ हो सकता है। अब ये प्रोसेस कैसे आगे बढ़ता है ये देखना होगा, क्योंकि इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का अब भी ये मौक़िफ़ है कि आर्जी जंगबंदी भी उस सूरत में करेंगे कि जब तमाम यरगमालियों को रिहा किया जाएगा। जबकि अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया है कि गजा में इसराइल के ज़मीनी ऑपरेशन से कई दिन पहले 50 यरगमालियों की रिहाई के लिए इसराइल की हमास से तकरीबन डील हो गई थी, मगर फिर इसराइल ने ज़मीनी ऑपरेशन शुरू कर दिया और डील नाकाम हो गई। इसराइल का ज़मीनी ऑपरेशन अब भी जारी है और वो गजा के मरकज़ में पहुंचने और गजा की पट्टी को 2 हिस्सों में तकसीम करने का दावा कर रहा है। इसराइली फोर्सेस का दावा है कि इस वक्त अल-शिफा अस्पताल के करीब हमास के मिलिट्री क्वार्टर में झड़पें जारी हैं, जो हमास की इंटेलिजेंस और ऑपरेशनल कार्रवाइयों का मरकज़ है। खुद इसराइली मीडिया के मुताबिक ज़मीनी ऑपरेशन के दौरान अब तक 34 इसराइली फौजी भी मारे गए हैं। इसराइली फोर्सेस शुमाली गजा के लोगों से कह रही हैं कि वो जनूबी गजा की तरफ चले जाएं। इस काम के लिए इसराइल चंद घंटों की मोहलत दे रहा है, लेकिन साथ ही शुमाली गजा से जनूबी गजा की तरफ जाने वाले काफिलों को निशाना भी बना रहा है। मगर फिर भी हज़ारों लोग शुमाली गजा से जनूबी गजा की तरफ पैदल या गधे गाड़ियों पर नकल मकानी कर रहे हैं। मगर जनूबी गजा में भी इसराइली बमबारी जारी है और वहाँ का कोई इलाका महफूज नहीं है। कल जनूबी गजा में खान यूनुस के इलाके में बमबारी से 6 लोग शहीद हो गए, जबकि 2 मसाजिद को भी निशाना बनाया गया। सिर्फ यही नहीं, इसराइल गजा के साथ साथ मगरबी किनारे यानी वेस्ट बैंक में भी कार्रवाइयाँ कर रहा है। आज वेस्ट बैंक में जेनिन कैंप पर इसराइली फोर्सेस ने कार्रवाई करते हुए 10 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया, जबकि 16 फ़लस्तीनियों को ज़ख्मी कर दिया और कई घंटों से फायरिंग और धमाकों की आवाज़ें सुनी जा रही हैं। वेस्ट बैंक में मजमूई अमवात की तादाद 175 हो गई है और सैकड़ों फ़लस्तीनी अब भी गिरफ्तार हैं, जिनकी तादाद 2000 से ज़ायद बताई जा रही है। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, मज़ीद बात करेंगे। पीटीआई की कमज़ोर पोजीशन को देखकर नून लीग और पीपल्स पार्टी अगले इलेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा नशिस्तें जीतने के लिए अपनी अपनी हिकमत अमली बनाने में मसरूफ़ हैं। नवाज शरीफ की नज़रें अब सिंध के साथ साथ बलूचिस्तान पर भी हैं और बिलावल भुट्टो जरदारी की नज़रें अब खैबर पख्तूनख्वा पर हैं। सिर्फ यही नहीं, ये खबरें भी सामने आ रही हैं कि नून लीग ने मुतल्लिका हलकों को यह पैगाम दे दिया है कि मुल्क की मईशत सिर्फ उसी सूरत ही बहाल हो सकती है जब एक हुकूमत अच्छे मैंडेट के साथ आएगी। और इसी वजह से नून लीग वफाक में ही नहीं बल्कि पंजाब में भी एक मजबूत हुकूमत बनाना चाहती है, जिसकी वजह से नवाज शरीफ की तवज्जो ना सिर्फ पंजाब पर है बल्कि वो सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान से भी भरपूर तरीके से इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए अब सिंध में MQM से इत्तेहाद करने के बाद नवाज शरीफ बलूचिस्तान में उस जमात से इत्तेहाद की तरफ बढ़ रहे हैं जिसने 2018 में बलूचिस्तान में नून लीग की हुकूमत गिराई थी। और वो जमात बलूचिस्तान अवामी पार्टी है जिसे नून लीग इमरान खान की हुकूमत में इस्टेब्लिशमेंट की जमात करार देती थी और आज तहरीक इंसाफ उसी जमात की निगरान वज़ीर आज़म और उनकी जमात को नून लीग की सहूलत कार करार दे रही है। और उसी जमात से बाकायदा हाथ मिलाने के लिए नवाज शरीफ अगले हफ्ते बलूचिस्तान का दौरा कर सकते हैं। जबकि सहाफ़ी ज़ुल्क़रनैन ताहिर ने अपनी खबर में नून लीग के ज़राए से दावा किया है कि दौरा बलूचिस्तान के दौरान नवाज शरीफ की कुछ इलेक्टेबल से मुलाकातें मुतवक्को हैं, जिसके बाद बलूचिस्तान अवामी पार्टी से बाज़ाब्ता इत्तेहाद का ऐलान किया जाएगा। खबर के मुताबिक नवाज शरीफ सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में मुनासिब तादाद में नशिस्तें जीतना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इलेक्शन में ये नशिस्तें जीतना वफाकी हुकूमत बनाने के लिए अहम होंगी। और पार्टी ज़राए का दावा है कि खैबर पख्तूनख्वा में तो मौलाना फजल रहमान के साथ इत्तेहाद तकरीबन यकीनी है, लेकिन नून लीग पंजाब में चौधरी शुजात हुसैन की काफ लीग और जहांगीर तरीन की इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी को एडजस्ट करने में कतरा रही है। खबर के मुताबिक इमरान खान की हुकूमत को गिराने के लिए चौधरी शुजात हुसैन और जहांगीर तरीन दोनों ने अहम किरदार अदा किया है और उन्होंने शरीफ खानदान से इस अंडरस्टैंडिंग के साथ किरदार अदा किया कि अगले इलेक्शन में उनके साथ सीट एडजस्टमेंट की जाएगी। लेकिन बदलते सियासी मंजरनामे में नून लीग ज़ाहिरी तौर पर ताकतवर हलकों के लिए तनहा ही फेवरेट पार्टी के तौर पर उभरी है, इसलिए वो फैसले भी अपनी शराइत पर कर रही है। खबर में नून लीग के एक ज़राए से दावा किया गया है कि आने वाले दिनों में शायद चौधरी शुजात हुसैन को ये ऑप्शन दिया जाएगा कि अगर वो अपने दोनों बेटों और तारिक बशीर चीमा के लिए नशिस्तें चाहते हैं तो अपनी पार्टी को नून लीग में जम कर दें। और जहां तक ताल्लुक इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का है तो उसके कुछ लीडरान ने शरीफ खानदान से रुजू किया है और अपने हलकों में उम्मीदवार खड़े ना करने की दरख्वास्त की गई है। जबकि नून लीग के ज़राए का दावा है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से कोई इत्तेहाद नजर नहीं आ रहा, लेकिन जो लीडरान शरीफ खानदान के करीब हैं वो लाहौर या दीगर जगहों पर नून लीग से सीट एडजस्टमेंट करवा सकते हैं। और अगर इमरान खान की जमात को इलेक्शन से पहले मौसर तरीके से गैर मौसर कर दिया गया
तो नून लीग पंजाब में अक्सरियती जमात के तौर पर उभर सकती है और नून लीग पंजाब और वफाक दोनों में एक मजबूत हुकूमत चाहती है, क्योंकि नून लीग ने मुतल्लिका हलकों को यह पैगाम दे दिया है कि मईशत सिर्फ उसी सूरत बहाल हो सकती है जब एक अच्छे मैंडेट के साथ हुकूमत आएगी। यानी नून लीग इस वक्त एक मजबूत हुकूमत के लिए सियासी इत्तेहादियों की तरफ बढ़ रही है, लेकिन पीपल्स पार्टी एक बड़ा चैलेंज बनने की तैयारी कर रही है और खबरें आ रही हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी भी अगले हफ्ते इलेक्शन में हिमायत हासिल करने के लिए खैबर पख्तूनख्वा जाएंगे, जबकि कल बिलावल भुट्टो जरदारी ने नून लीग से ताल्लुकात से मुताल्लिक वाज़ेह तौर पर एक इशारा दिया है और मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि जब से नून लीग वोट को इज्जत दो किनारे से पीछे हटी है तब से हमारा उनके साथ चलना मुश्किल होता जा रहा है। जब तक उनका बयानिया वोट का इज़्ज़त का था तो हम साथ चल सकते थे, जब तक वोट का इज़्ज़त का बयानिया इन्होंने छोड़ा है तब से हमारे साथ चलने में मुश्किलात का इजाफा हुआ है। अब जहां नून लीग और पीपल्स पार्टी इंतखाबी मैदान में एक दूसरे के आमने सामने हैं, तो वहीं तहरीक इंसाफ से मुताल्लिक मुसलसल बुरी खबरें सामने आ रही हैं। गुज़िश्ता हफ्ते असद कैसर की गिरफ्तारी की खबर सामने आई थी और आज तहरीक इंसाफ के दो रहनुमा अली नवाज अवान और आमिर डोगर की खैबर पख्तूनख्वा से गिरफ्तारी की खबरें सामने आई हैं। PTI ने इस वक्त सिर्फ अली नवाज अवान की गिरफ्तारी की तस्दीक करते हुए कहा है कि उन्हें रात गए मानसेरा से अगवा करके नामालूम मकाम पर ले जाया गया है। हम अली नवाज अवान को फौरी तौर पर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का मुतालबा करते हैं। हम सवाल ये उठ रहा है कि क्या नून लीग यही चाहती है कि इलेक्शन से पहले तहरीक इंसाफ मैदान से बिल्कुल गायब हो और उसी सूरत में ही उसे पंजाब और वफाक में एक ऐसा अच्छा मैंडेट मिले जिसमें वो खुद अपनी हुकूमत बना सके। नून लीग के पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साहब बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। राना साहब, MQM से पहले आपने इत्तेहाद किया, अब इलेक्शन इत्तेहाद है। MQM के पास आपको ना पंजाब में देने के लिए कुछ है, ना आपके पास MQM को कराची में देने के लिए कुछ है। अब अगर बलूचिस्तान जा रहे हो, बलूचिस्तान अवामी पार्टी, तो ये आप पोस्ट इलेक्शन इत्तेहादी कर रहे हैं जिसमें मौलाना फजलुर रहमान बलूचिस्तान अवामी पार्टी और MQM के साथ हुकूमत बनाने की आप तवक्को या ख्वाहिश रखते हैं इलेक्शन के बाद? देखिए, जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि कराची में हमारे पास MQM को देने के लिए कुछ नहीं है, ये दुरुस्त नहीं है। हम कराची में MQM के साथ मिल के जो है वो उनकी मदद भी कर सकते हैं और उनकी मदद से हम वहाँ से 3 से 5 सीटों के ऊपर हमारे पास बड़े मौसर उम्मीदवार हैं जो वहाँ से इलेक्शन कंटेस्ट करके रिटर्न हो सकते हैं। जहाँ तक बलूचिस्तान का ताल्लुक है तो बलूचिस्तान से पहले क्या MQM इस बात के लिए राजी है कि 3 से 4 सीटों पर आपको खड़ा होने दे और वो सीटें आपके लिए छोड़ दे, सीट एडजस्टमेंट इस तरीके से करे? जी, हमारा उनके साथ जो मुतालबा है या जो गुफ्तगू है या जो कमेटी बनी है, उस कमेटी में बहुत सारी चीज़ों ने तय होना है और बिलाखिर उसमें इलेक्शन से मुतल्लिक जो मामला तय होना है वो यही है कि हम वहाँ से जहाँ जिन जिन सीटों से हम इलेक्शन लड़ के कामयाब हो सकते हैं तो वहाँ पे MQM जो है वो हमें स्पेस दे। और तो जहाँ तक बलूचिस्तान का ताल्लुक है तो बलूचिस्तान में देखें, बलूचिस्तान में मैंडेट हमेशा तकसीम होता रहा है और इस मरतबा भी वहाँ पे कोई ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि कोई एक पार्टी जो है वहाँ पे कोई स्वीप करेगी। तो हम भरपूर वहाँ पे कोशिश करेंगे कि जो इलेक्टेबल्स या जो लोग हमारे टिकट पे इलेक्शन लड़ें तो उनको भी कामयाब करवाया जाए और उसके अलावा अगर वहाँ पे कोई सीट एडजस्टमेंट का कोई मामला होता है तो ऐसी जगहों पे जहाँ पे हमें ख़ुद से जो है वो इलेक्शन में जाने में कुछ मसाइल हैं या हमें वहाँ पे मदद की ज़रूरत है तो वहाँ पे जो है वो हम किसी की मदद करने को भी तैयार हैं और किसी से मदद लेने यानी सीट एडजस्टमेंट के लिए तैयार है। और मगर राना साहब, जो सीट एडजस्टमेंट किस किस्म की होगी? अभी जो खबरें हैं कि मुतालिका हलकों को नून लीग की तरफ से पैगाम दिया गया है कि अगर मईशत ठीक करनी है तो एक मजबूत हुकूमत का मतलब है मजबूत मैंडेट वाली हुकूमत, यानी कि इत्तेहादियों की बैसाखियाँ ना हो। तो जो बलूचिस्तान का दौरा है, अगर सीट एडजस्टमेंट होगी, किसी और के ऊपर डिपेंडेंट होंगे, तो ये बैसाखियों वाले मामले की तरफ जा रहे हैं आप या इंडिपेंडेंटली खुद अपनी पार्टी को मजबूत करने जा रहे हैं नवाज शरीफ साहब? वहाँ के इस तरीके के अलायंसेज होंगे जिसमें मुतालिका हलकों की ज़ाहिर आशीर्वाद भी शामिल होगी कि आपको मैंडेट मिल रहा होगा? नहीं, देखें, हम अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए जा रहे हैं और उस रास्ते में अगर कोई किसी से कोई एडजस्टमेंट होती है और उस एडजस्टमेंट से जो है वो इलेक्शन में जो है वो कामयाबी हासिल होती है तो उसमें कोई मुज़ायका नहीं है। बाकी ये है कि ये किसी को पैगाम देने या किसी से पैगाम लेने वाली बात नहीं है। ये बात बड़ी वाज़ेह है कि इस इलेक्शन के नतीजे में हंग पार्लियामेंट जो है वो पाकिस्तान के मसाइल में इजाफा करेगी। एक ऐसी गवर्नमेंट
जो कि कम अज़ कम सादा अक्सरियत रखती हो, वो गवर्नमेंट जो है वो इन मामलात को बाकी जमातों की मदद से भी, ये नहीं है कि वो तनहा, बल्कि उसे भी सबको साथ लेना होगा। और ऐसी गवर्नमेंट ही जो है वो मुल्क को इन हालात से निकाल सकती है जिन हालात में गिरा हुआ है। मगर राजा साहब उसके लिए तो आपको ये बिल्कुल ये कहते हैं कि जो भी गवर्नमेंट हो, क्योंकि मुल्क रियासत पहले है, बाकी चीज़ें बाद में है। फिर तो आपको जो भी हुकूमत हो उसके पास मैंडेट हो। मगर उसके लिए तो राजा साहब आपको पंजाब में सुई भी मारना पड़ेगा। उसके कैसे आसार नजर आते हैं? अगर तहरीक इंसाफ होगी वहाँ, कोई ऐसे पोल नहीं है जिसमें आप लोग बहुत ही एब्सोल्युटली स्वीप करते नजर आ रहे हों, फिर तहरीक इंसाफ इलेक्शन कंटेस्ट ना कर पा रही उसी सूरत में ही हो पाएगा? शाहजेब, ऐसा भी नहीं है। आप मुझे बताएं कि 2018 से जो है वो बुरे हालात हमारे साथ और क्या हो सकते हैं। तो और पीटीआई के लिए उससे बेहतर कभी नहीं हो सकते। इसके बावजूद हमने 64 सीटें जो हैं वो पंजाब से हासिल की। मगर राना साहब 2018 में मसला ये था कि हमारी अक्सरियत थी, रियासत आपके खिलाफ थी, मकबूलियत आपके साथ थी। इस वक्त ये कहा जा रहा है कि रियासत आपके साथ है, मकबूलियत आपके साथ नहीं। मकबूलियत भी हमारे साथ है। हमने 21 अक्टूबर को ये साबित किया है, एक एक गांव में साबित किया है, एक एक कस्बे, एक शहर में साबित किया है, और इलेक्शन के दिन भी हम इंशाअल्लाह ताला साबित करेंगे। जिस तरह से 21 अक्टूबर के जलसे के लिए पूरे पंजाब में हालिया तारीख में सबसे ज़्यादा और बड़ी मोबिलाइजेशन हुई है, हम इसी लिहाज से जो है वो पूरे पंजाब को इलेक्शन में जो है वो मोबिलाइज़ करेंगे। और इंशाअल्लाह ताला जो है वो एक बहुत अच्छा रिज़ल्ट, यानी 18 में हमारी 64 सीटें थी, 2013 में 117 सीटें थी हमारी पंजाब से। इस मरतबा जो है वो 2013 से हम अपने तौर पे जो असेसमेंट कर रहे हैं कि हालात बेहतर हैं, और हम 117 से ज़्यादा सीटें जो हैं वो 213 के मुकाबले में जो है इंशाल्लाह पंजाब से हासिल करेंगे। और जो चौधरी शुदा हुसैन साहब का मामला है, अब खबरें आई कि जी आपकी जो गुजरात चैप्टर है आपकी पार्टी का वो नहीं तैयार है, इसके अलावा पार्टी आपकी कतरा रही है कि उन्हें सीटें दे दी जाएँ, तो क्या ये ऑफ़र कर रहे हैं कि जी आप पार्टी जम कर दें हमारे साथ, हमारी सीट पर कंटेस्ट कर लें, तो फिर तारिक बशीर चीमा साहब या चौधरी शुदा हुसैन साहब के बेटों को एडजस्ट किया जा सकता है टिकट देकर? नहीं, हमारा उनके साथ कोई ऐसा मुतालबा नहीं है, और क्यू लीग के साथ हम बिल्कुल सीट एडजस्टमेंट करने को तैयार हैं। चौधरी शुजात से मियां नवाज शरीफ साहब का मुलाकात का भी इरादा है, और उनकी जो गुजरात में सीटें हैं, 2 हैं या 3 हैं या 1 है, तो वहाँ पे हम बड़े कंफर्टेबली जो है ना, बड़े आसानी से उनको जो है वो अकोमोडेट कर सकते हैं। और इसी तरह से तारिक बशीर चीमा साहब वाली सीट है, तो क्यू लीग से कोई ऐसा हमारा कतराने वाला या कोई ऐसा मामला नहीं है। हम उनको एडजस्ट करने को तैयार और इंशाल्लाह करेंगे। और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, जहांगीर तरीन साहब की जमात है वो, उससे पहले जब जहांगीर तरीन साहब के लोगों ने MNAs ने छोड़ा था और MPs ने इमरान खान साहब को, और फिर बाई इलेक्शन हुआ तो आपने उनको टिकट दिया और बुरी तरह शिकस्त का सामना करना पड़ा। अब क्या करेंगे? उनको किस तरीके से एडजस्ट करेंगे? देखिए, जिन MPs ने हमें वोट दिया था उनके साथ हमारा वादा था, हमने उनको ज़िमनी इलेक्शन में बावजूद ये देखते हुए कि नुकसान हो सकता है और पार्टी में रिजेंटमेंट थी, हमने अपनी कमिटमेंट को पूरा किया और हमने उनको टिकट दिए और वो अपना वादा पूरा किया। अब रही बात MNA साहबान की, MNA साहबान जो हमारे साथ हैं उनको बिल्कुल हम एडजस्ट करेंगे। जहाँ तक इस्तेहकाम पार्टी का तल्लक है, तो उन्होंने ख़ुद ऐलान किया है कि वो इस कोशिश में है कि वो हर हलके से इंडिपेंडेंट अपने बंदे खड़े करें और इलेक्शन लड़े। तो इसलिए बिल्कुल ठीक है, उन्हें ये हक हासिल है कि वो अपना इलेक्शन जो है वो ख़ुद से लड़ें। और तो आपकी तरफ से कोई सीट एडजस्टमेंट नहीं होगी? कोई ऐसे कैंडिडेट्स हों जो स्ट्रांग हों, आपके करीब हों, मियां नवाज शरीफ के करीब हों, या कदावर शख्सियत हों, उनके लिए सीट एडजस्टमेंट का नहीं सोच रहे हैं? नहीं, हम सोचने वाली बात उस वक्त होगी ना कि जब कोई ऑफ़र होगी। इस्तेहकाम पार्टी की तरफ से कोई ऐसी बात हम तक नहीं पहुंची, बल्कि उन्होंने इस इरादे का इजहार किया है और पब्लिकली उन्होंने ये चीज़ें अनाउंस की हैं कि वो हर सीट के ऊपर इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहते हैं। सब और खैबर पख्तूनख्वा में मौलाना फजल रहमान के साथ
मिलकर ही इलेक्शन लड़ा जाएगा, ये तय है? हाँ, नहीं, ये सीट एडजस्टमेंट हो सकती है, लेकिन जो बल्दियाती इलेक्शन में जो मामला हुआ था तो उसके पेश नज़र मुझे कोई इसकी कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं है। लेकिन बहरहाल अगर ये ऐसा हो तो ज़्यादा बेहतर है, तो इसलिए अभी इसके ऊपर कोई बात हुई नहीं है। अच्छा, तो पीपल्स पार्टी से तो दूरियां हो गई हैं, ताने भी वहाँ से दिए जाते हैं जिसको आप कहते हैं कि इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा है। मौलाना फजल रहमान से ताल्लुकात कैसे हैं? मौलाना फजल रहमान से हमारे ताल्लुकात बिल्कुल बहुत अच्छे हैं। आसफ जरदारी साहब से भी और बिलावल साहब से भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। पीपल्स पार्टी से हम मुकाबला करेंगे, वो हमसे मुकाबला करेंगे, इलेक्शन एक दूसरे के ख़िलाफ़ लड़ेंगे, लेकिन हमारी कोई आपस में कोई दुश्मनी नहीं है। हम एक दूसरे को जो है वो ख़त्म करने के दरपे नहीं है, और हम कभी ना हम कहेंगे ना वो कहेंगे कि हम उनको छोड़ेंगे नहीं। ये सियासत जो है इसने इस मुल्क का भट्ठा बढ़ा दिया है, इसीलिए हम इस हाल में पहुँचे हैं। सियासी जमातों का आपस में इख्तलाफ जो है वो ठीक है, होना चाहिए, होता है, ज़रूर होना चाहिए, लेकिन उसकी जो हदूद व क़यूद हैं उनका ख्याल रखना चाहिए। ऐसा मगर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब कह रहे हैं कि जब से आपने ये वोट को इज्जत दो का बयानिया छोड़ा है तब से आप लोगों के साथ चलना मुश्किल हो गया उनका। देखें, ये उनका बयान जो है मेरा ख्याल है कि ये बिला तबसरा है। इसके ऊपर आप जो है वो आप तबसरा करना नहीं चाह रहे हैं या आपके पास तबसरा है नहीं? नहीं, मैं समझता हूँ कि ये बयान जो है ये बिला तबसरा है कि अगर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ये कह रहे हैं कि हमने वोट को इज़्ज़त देना छोड़ दिया है, तो ये उनको 16 माह बाद पता चला है कि इज़्ज़त देना छोड़ दिया है। लेकिन बहरहाल वो अपना एक सियासी बयानिया पंजाब में हमारे ख़िलाफ़ बना रहे हैं। पंजाब में हमारा मुखालफ वोट को उन्होंने अट्रैक्ट करना है, तो वो हमसे दोस्ती करके तो नहीं कर सकते, वो हमारे ख़िलाफ़ बात करके कर सकते हैं। तो इसलिए बिल्कुल उन्हें ये करनी चाहिए बात। ये मैं समझता हूँ उनको पंजाब में सियासत यही सूट करती है कि वो हमारे ख़िलाफ़ खड़े हों। आपके ख़िलाफ़ एक जनूबी पंजाब मुहाज़ बनाया गया था, फिर देखा क्या हुआ था। अब जनूबी पंजाब को किस तरीके से टारगेट करेगी आपकी जमात इलेक्शन में? देखें, इस वक्त जो जनूबी पंजाब है वहाँ पे 46 सीट्स हैं। हमने जो इब्तदाई जायज़ा लिया है और जिसमें हमने देखा है कि हमारे पास कहाँ कहाँ पे उम्मीदवार हैं और उनकी पोजीशन क्या है, तो 35 के करीब सीटें जो है वो हमारी अल्लाह के फजल से वहाँ से क्लियर हैं। बाकियों के लिए भी हम कोशिश करेंगे कि फ़र्दर इसमें जो है वो इजाफ़ा हो। तो वहाँ पे कोई महाज वगैरह नहीं है, वहाँ पे PMLN जो है वो इंशाअल्लाह ताला बहुत जो है वो अक्सरियत से कामयाब होगी। बहुत शुक्रिया नसरुल्लाह साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। एक बड़ी अहम खबर है, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान फासले और बढ़ गए हैं। क्या होने जा रहा है, बात करेंगे ब्रेक के बाद। अगस्त 2021 में अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे को पाकिस्तान की जानिब से एक अहम पेशरफ्त के तौर पर देखा गया। पाकिस्तान को उम्मीद थी कि अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत अफगानिस्तान की सरजमीन को वहां पर मौजूद कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ हमलों में इस्तेमाल नहीं करने देगी। इसके लिए पाकिस्तान ने आलमी सतह पर दोहा मुज़ाकरात से लेकर अफगानिस्तान से गैर मुल्की फोर्सेस की वापसी और वहाँ से आने वाले मुहाजिरीन की मदद की। इससे पहले डुअल पॉलिसी चलाने और अफगान तालिबान को पनाह देने के इल्ज़ामात लगते रहे, लेकिन हालिया दिनों में पाकिस्तान की अफगानिस्तान के हवाले से पॉलिसी में मुकम्मल शिफ्ट नजर आ रही है। तमाम गैर कानूनी अफगान मुहाजिरीन को अपने मुल्क वापस जाने के लिए अल्टीमेटम के बाद अब पाकिस्तान ने आलमी फोरम्स पर भी उबूरी अफगान हुकूमत की वकालत ना करने और किसी भी किस्म की मदद फराहम करने से इनकार कर दिया है। सहाफ़ी कामरान यूसुफ की खबर के मुताबिक पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की जानिब से कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान को बेअसर करने में नाकामी के बाद आलमी सतह पर अफगान तालिबान की वकालत या कोई और मदद ना करने का फैसला किया है। इसके साथ ही पाकिस्तान अब अफगानिस्तान की उबूरी हुकूमत को किसी किस्म का खुसूसी फ़ायदा नहीं पहुंचाएगा, जिससे अंदाज़ा होता है कि इन दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात में कशीदगी आ रही है। सरकारी ज़राए के मुताबिक अगस्त 2021 में अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद पाकिस्तान की तरफ से खैर सगाली के जज्बात और इमदाद की अफगान तालिबान ने कदर नहीं की। खबर के मुताबिक तालिबान के हुकूमत में आने के बाद पाकिस्तान उसकी वकालत और मुआवनत में सामने आया और इंटरनेशनल कम्युनिटी खासतौर पर मगरबी ममालिक को अफगानिस्तान के नए हुक्मरानों से ताल्लुकात बहाल रखने के लिए जोर देता रहा। पाकिस्तान की उबूरी अफगान हुकूमत के तर्जुमान के तौर पर
काम करने की पॉलिसी पर पाकिस्तान के अंदर और बाहर से तनकीद भी की गई, लेकिन पाकिस्तानी हुक्काम ये मौक़िफ़ देते रहे कि अफगान तालिबान एक हकीकत हैं और उनके साथ काम करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। पाकिस्तान ने खित्ते के दीगर ममालिक के साथ मिलकर कोशिश की कि अफगानिस्तान से पाबंदियाँ हटाई जाएँ और अफगानिस्तान को उसके अपने फंड्स तक रसाई दी जाए जो अमेरिका ने 2021 में मुंजमद कर दिए थे। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत की मदद भी की, लेकिन अब ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ ताउन नहीं करेगा क्योंकि वो पाकिस्तान के दुश्मनों को पनाह दे रहे हैं। उन्हें पाकिस्तान और कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान में से किसी एक के इंतखाब का मौका दिया गया था, लेकिन ऐसा लगता है कि उन्होंने पाकिस्तान के मुकाबले में तहरीक तालिबान पाकिस्तान को चुना है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान का मामला शुरू से ही एक अहम मसला रहा है, लेकिन हालिया दिनों में ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से पाकिस्तान अफगानिस्तान के लिए अपनी पॉलिसीज़ में इतनी बड़ी तब्दीली लेकर आया है। इस हवाले से कल निगरान वज़ीर आज़म नमारुल हक काकड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसका अफगान हुकूमत से जवाब भी आ गया है। कल निगरान वज़ीर आज़म ने कहा था कि 2021 में तालिबान की अबूरी हुकूमत के आने के बाद पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में 60% इजाफा हुआ है। अफगानिस्तान को पाकिस्तान या तहरीक तालिबान पाकिस्तान में से किसी एक को चुनने का कहा गया, लेकिन अफगानिस्तान ने यकीन दहानियों के बावजूद पाकिस्तान मुखालिफ दहशतगर्दों के खिलाफ कोई इक़दाम नहीं किए। निगरान वज़ीर आज़म के इस बयान पर अफगान हुकूमत के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने जवाबी बयान जारी किया कि इमारात इस्लामिया अपने मुल्क की तरह पाकिस्तान में भी अमन की ख्वाह है। इमारात इस्लामिया किसी को अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देती। पाकिस्तान के अंदर क़याम अमन इमारात इस्लामिया की जिम्मेदारी नहीं है। अपने मसाइल खुद हल करें, अपनी नाकामी का जिम्मेदार अफगानिस्तान को करार न दें। पाकिस्तान में बेअमनी के वाक़यात दलील नहीं कि इसके पीछे अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान में असलहा महफूज है और किसी गैर जिम्मेदार के हाथ नहीं लगा। असलहे की स्मगलिंग ममनू है। अफगानिस्तान बरादर पड़ोसी मुल्क की तरह पाकिस्तान से अच्छे ताल्लुकात चाहता है। पाकिस्तान को भी इमारात इस्लामिया की अच्छी नीयत का इदराक करना चाहिए। हम किसी मुल्क के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत और किसी के खिलाफ इक़दाम नहीं चाहते। किसी दूसरे मुल्क में मुदाखलत ना करने के हमारे अज़म पर कोई शक नहीं होना चाहिए। यानी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मामला संभलने के बजाय मज़ीद ख़राब होते जा रहे हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।